कल अपन ने क्या पढ़ा था? छत्रपति शिवाजी का वंश। छत्रपति शिवाजी के वंश के साथ एक व्यवस्था और अपन पढ़ते हैं मराठा साम्राज्य में जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो कौन सी है? पेशवा वंश की। क्योंकि छत्रपति शिवाजी के कुछ वंशजों के बाद जो एक छत्रपति आते हैं, छत्रपति साहू महाराज, इनके समय से क्या हो गया था? पेशवाओं को शक्ति मिल गई थी। एक संधि पढ़ाई थी मैंने आपको, संगोला की संधि 1750। उस संगोला की संधि से पूरे का पूरा प्रशासनिक व्यवस्था जो है किसके नियंत्रण में आ गई थी? पेशवाओं के। तो ये पेशवा पद का सृजन कहाँ से हुआ और उसका वंश वृक्ष, ठीक है, किसके बाद कौन पेशवा आया और कहाँ तक ये पेशवाई चली, ये पढ़ना है अपन को। तो पेशवा शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग हुआ था वो कहाँ? बहमनी सल्तनत में। पेशवा का अर्थ क्या होता है? पेशवा एक फारसी शब्द है। कहाँ का? फारसी, भारतीय नहीं है, फारसी शब्द है। और पेशवा का मतलब होता है प्रमुख नेता, है ना, या किसी दल का प्रमुख व्यक्ति, वो होता है पेशवा। और सबसे पहले इस पेशवा शब्द का प्रयोग किया गया था बहमनी सल्तनत में। मैंने आपको सल्तनत काल में 2 सल्तनतें पढ़ाई थी, बहमनी सल्तनत पढ़ाई थी आपको, और एक साम्राज्य पढ़ाया था विजयनगर साम्राज्य, जिनका हमेशा युद्ध चलता रहता है। उस बहमनी सल्तनत में ही सबसे पहले एक पद बना था पेशवा, वहाँ से इस पद का प्रभाव चालू हुआ, पेशवा, ठीक है। कहते हैं कि बहमनी साम्राज्य का एक सरदार था मलिक अंबर, दक्कन का सरदार। उस मलिक अंबर ने इस पद को सृजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस मलिक अंबर की प्रशासनिक व्यवस्थाओं से ही शिवाजी प्रभावित थे। और शिवाजी ने जब शासन प्रारंभ किया तो उन्होंने स्वयं की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया, महाराज शिवाजी ने, छत्रपति शिवाजी ने। उस मंत्री परिषद में कितने? कुल 8 मंत्री थे। कितने? 8। तो उन्हें शिवाजी ने अष्टप्रधान कहा। कन्फ्यूज़न होता, एक होता अष्टदिग्गज, एक अष्टप्रधान। अष्टदिग्गज थे विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के। 8 साहित्यकार, वो अष्टदिग्गज कहलाए। और शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे वो उसके सलाहकार मंत्री परिषद थी। तो शिवाजी ने एक मंत्री परिषद का गठन किया जिसमें 8 मंत्री थे, और 8 के 8 हर एक क्षेत्र में, कोई प्रशासन में, कोई अर्थ में, कोई विदेश नीति में, कोई सैन्य नीति में। जैसे वर्तमान में हम देखते हैं केंद्रीय कैबिनेट प्रधानमंत्री की या किसी देश की, वैसे ही शिवाजी की अष्टप्रधान व्यवस्था थी। इस अष्टप्रधान व्यवस्था में जैसे वर्तमान में हम कहते हैं कि पूरी केंद्रीय कैबिनेट में जो सबसे महत्वपूर्ण पद है वो कौन सा होता है? मोदी जी हैं भी प्रधानमंत्री। वैसे ही शिवाजी के समय यदि शिवाजी को हम राष्ट्रपति मान लें, और किसी देश में जैसे अमेरिका राष्ट्रपति शासन, तो सबसे महत्वपूर्ण पद जो है वो किसका हो जाएगा? एक गणतंत्र व्यवस्था में प्रधानमंत्री का। वैसे ही शिवाजी की अष्टप्रधान व्यवस्था में जो सबसे प्रमुख पद था वो कौन सा था? पेशवा। शिवाजी ने उन्हें पेशवा कहा। तो प्रारंभ में शिवाजी के समय जो पेशवा थे वो प्रधानमंत्री या प्रमुख मंत्री थे, ठीक है, लेकिन एक सलाहकार पद था। मतलब शिवाजी के पास न्यायिक शक्ति, प्रशासनिक शक्ति और सैन्य शक्तियों का नियंत्रण होता था। मतलब शिवाजी किसी भी विषय पे इन अष्टप्रधानों से सलाह लेते थे, लेकिन इनकी सलाह मानने के लिए शिवाजी किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं थे। मतलब यदि शिवाजी को लगता कि इनकी सलाह मुझे नहीं माननी चाहिए तो वो नहीं मानते थे। मतलब पूर्ण रूप से शक्ति किसके पास थी तब? शिवाजी के। ठीक, शिवाजी के द्वारा जो पहले पेशवा नियुक्त किए गए वो मोरोपंत जी थे, है ना, मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले। ठीक, यहाँ ये देखिए पेशवा शब्द, पेशवा शब्द की उत्पत्ति फारस से हुई है। अर्थ होता है प्रमुख या नेता जिसे अपन बोलते हैं। प्रथम प्रयोग बहमनी सल्तनत में किया गया पेशवा शब्द का मलिक अंबर के द्वारा। किसके? मलिक अंबर के द्वारा। ठीक, और शिवाजी की जो व्यवस्थाएं थी किससे प्रभावित थी? मलिक अंबर से। ठीक है, इसके बाद आप देखें तो शिवाजी द्वारा नियुक्त प्रथम पेशवा कौन हो? मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले। यदि क्वेश्चन 2 प्रकार से आते हैं, प्रथम पेशवा, तो ऑप्शंस देखोगे आप। यदि प्रथम पेशवा की बात आती है और ये क्वेश्चन आ जाता है कि शिवाजी के द्वारा नियुक्त प्रथम पेशवा, तो कौन आएंगे? मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले।
ये मुख्य सलाहकार थे शिवाजी के और पेशवा। ठीक, तो यहाँ पे हम देखें तो मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले ने कई युद्धों में शिवाजी का साथ दिया। आगे जाके क्या होता है, जब शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है 1680 के लगभग में, तो उनके पुत्र आते हैं छत्रपति संभाजी महाराज। संभाजी महाराज के समय क्या होता है, अष्टप्रधान व्यवस्था खत्म हो जाती है। संभाजी महाराज शिवाजी की अष्टप्रधान व्यवस्था को महत्व नहीं देते और अष्टप्रधान व्यवस्था खत्म होती है। और मैंने बताया था कवि कलश को वो नियुक्त कर देते हैं अपना मुख्य सलाहकार और मंत्री। तो ये पेशवा का जो पद है शक्तिहीन हो जाता है। ठीक है, आगे जाके हम यदि देखें कि पेशवा के कार्य होते क्या थे, क्या कार्य क्या करता था वो पेशवा। ठीक, कभी आप देखते हो किसी मूवी में तो पेशवा युद्ध कर रहा है, तो फिर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कैसे, प्रधानमंत्री युद्ध करते थे क्या? नहीं, शिवाजी की अष्टप्रधान व्यवस्था में जितने भी लोग थे सशस्त्र प्रशिक्षित थे और पेशवा को नेतृत्व भी दिया गया था। पहले पेशवा युद्ध में नहीं जाते थे नेतृत्व करने शिवाजी के समय। आगे जाके जब छत्रपति साहू जी महाराज आए और छत्रपति साहू जी महाराज के समय एक द्वंद्व की स्थिति पैदा हो गई थी। ठीक है, यहाँ अपन को ये चीज़ समझनी है कि कल मैंने आपको बताया कि छत्रपति संभाजी को औरंगजेब ने मार दिया। संभाजी के बाद कौन बने उनके पुत्र, उनके जो छोटे भाई थे राजा राम रहे 1689 से लेके 1700 तक राजा राम। तब राजा राम जब शासक बने तो अष्टप्रधान व्यवस्था नहीं थी, संभाजी ने मिटा दी थी। तो राजा राम ने एक पद का सृजन किया था, एक महत्वपूर्ण पद का, पंत प्रतिनिधि। बताया था मैंने, पंत प्रतिनिधि। ये पंत प्रतिनिधि जो है वो राजा का एक सलाहकार होने के साथ साथ प्रशासनिक प्रधान भी था। मतलब राजा इसके ही द्वारा पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण रखता था, पंत प्रतिनिधि के द्वारा। और जो पेशवा का पद सृजित हुआ, ठीक, वो सैन्य व्यवस्थापक, सेना कर्ता के रूप में कार्य करने लगा, है ना। ये क्यों हुआ? क्योंकि जब छत्रपति साहू जी महाराज आए तो उनका युद्ध सबसे पहले किससे हुआ था? उनकी चाची ताराबाई से। तो आधे सरदार ताराबाई की तरफ चले गए, आधे सरदार साहू जी महाराज की तरफ। अब वहाँ पे जो प्रथम पंत प्रतिनिधि साहू जी महाराज के थे अप्पा जी ने सीधे साहू जी महाराज के सामने प्रस्ताव रख दिया था कि मैं सैनिकों को आपको प्रदान कर सकता हूँ, मराठा ज़्यादा से ज़्यादा सरदार मुझसे जुड़े हुए हैं, पेशवा पद के लायक मैं हूँ, ना कि बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, तो साहू जी महाराज ने यहाँ उन्हें पंत प्रतिनिधि बना दिया अप्पा जी को, और पेशवा बनाया बालाजी विश्वनाथ को। और बालाजी विश्वनाथ पहले से ही सेना कर्ता के पद पे थे, सैन्य व्यवस्थापक। तो इस प्रकार पेशवा सैनिक व्यवस्था में आ गए और अपना नियंत्रण बढ़ने लगा उनका। तो यहाँ से ये चीज़ वंशानुगत आई। तो यदि कार्य देखें हम पेशवा के, तो पेशवा का कार्य क्या है? सैन्य व प्रशासनिक व्यवस्था का प्रधान होता था पेशवा। ठीक है, तो शिवाजी के समय क्या रहा? पेशवा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, हमने ये समझा। अब हम समझेंगे कि पेशवाओं का साम्राज्य पर नियंत्रण कहाँ से स्थापित हुआ। जैसे हम बोलते हैं प्रथम पेशवा किसे? बालाजी विश्वनाथ। इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये लोग आए कहाँ से और कैसे इतने पावरफुल हो गए। ठीक है, यूपीएससी में ये चीज़ आती है कि कहाँ से आते हैं, एमपीपीएससी में फैक्ट पूछे जाते हैं, क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा इंक्लूजन एमपी में है पेशवाओं का। कई युद्ध है, कई संधियाँ हैं जो एमपी को प्रभावित कर रही हैं, इसलिए एमपीपीएससी में क्वेश्चन बना देती हैं। ठीक, और मूवी भी बनती हैं तो इंटरेस्ट रहता है। देखा है ना, बाजीराव मस्तानी देखी सबने। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ अलग ही बताया है, हर कुछ बता देते, जो मेन फैक्ट एसेंस वो नहीं बताते। ठीक, वो आप भी देखते हैं अपन कौन क्या थे। ठीक, और जैसे आज होते हैं पारिवारिक संबंध, सामाजिक उतार चढ़ाव, तब भी थे, अब भी हैं, है ना। तो वहाँ पे कई संधियाँ हुई हैं, कई वैवाहिक संधियाँ हुई हैं, वो देखते हैं। तो पहले आप सबसे पहले देखें बालाजी विश्वनाथ। तो इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? बालाजी विश्वनाथ एक चित्त पावन ब्राह्मण परिवार से थे।
किससे? चित्पावन ब्राह्मण परिवार। कोंकण, एक सुना होगा तट, गोवा सुना है सबने, ठीक है। तो गोवा का जो तटवर्ती क्षेत्र है पूरा कर्नाटक के आगे वाला, उसे कोंकण तट कहते हैं, अरब सागर का। उस कोंकण तट पर चित्पावन ब्राह्मण परिवार से थे कौन? बालाजी विश्वनाथ। प्रारंभ में ये सैन्य कार्य नहीं करते थे, ठीक है, सैन्य कार्य का काम नहीं था। आप देखेंगे चित्पावन ब्राह्मण से, और प्रारंभ में राजस्व सेवक थे ये, ठीक, राजस्व का कार्य। भाई ब्राह्मण थे, शुरू में ब्राह्मण क्षत्रियों का काम सीधे करते नहीं थे, राजस्व कार्य, लिखा पढ़ी, लेकिन बहुत शार्प माइंड थे, इतने शार्प माइंड थे ये कि किसी भी स्किल्स को बहुत जल्दी सीख लेते थे, है ना। और दूसरा, इन्हें बिना हथियारों के निपुण नीतियाँ आती थी, मतलब बिना किसी हथियार का प्रयोग करे भी ये सामने वाले को एग्री कर लेते थे, इतनी राजनीतिक समझ थी। यदि हम देखें कि प्रारंभ में राजस्व सेवक थे, राजस्व सेवक के बाद क्या रहे? इन्हें मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाए। द्वितीय संस्थापक क्यों? क्योंकि इन्होंने मराठों के जो क्षेत्र चले गए थे, विशेष संधि के तहत, आगे हम पढ़ेंगे संधि, उससे इन्होंने प्राप्त कर लिया, है ना। तो ये कब से कब तक? तो प्रारंभ में क्या रहे? राजस्व सेवक। राजस्व सेवक ये रहे कब? 1699 से 1708। तो शिवाजी के अष्टप्रधानों में ही एक थे धनाजी। क्या नाम था? धनाजी। तो धनाजी जाधव, जाधव मतलब महाराष्ट्रियन में यादव को जादव बोल देते हैं, यादव जो होते हैं जादव लिखते हैं। तो प्रारंभ में ये जो नौकरी करते थे राजस्व सेवक की, बालाजी विश्वनाथ धनाजी जाधव के यहाँ नौकरी करते थे, लिखा पढ़ी के। धनाजी जाधव क्योंकि युद्ध कुशल जमींदार थे, है ना, मावल प्रमुख थे, तो उन्होंने उन्हें युद्ध में प्रशिक्षित किया, और धनाजी जाधव को बालाजी विश्वनाथ अपना गुरु मानते थे, ठीक। ड्यूरेशन क्या चल रहा है यदि आप देखो तो 1699 1708 राजा राम है। अभी राजा राम के समय ताराबाई का प्रभुत्व है। इसी समय आप देखोगे 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, और साहू जी, छत्रपति साहू जी को छोड़ दिया जाता है भोपाल शिविर से। संक्रमण काल, जैसे ही छत्रपति साहू जी आता है तो धनाजी जाधव जो हैं छत्रपति साहू जी की सेवा में चले जाते हैं कि हम उनका समर्थन करेंगे, जिससे धनाजी जाधव और ताराबाई के बीच में बहस होती है ना। ताराबाई कहती है मैं सिंहासन नहीं छोड़ूंगी, और धनाजी कहते हैं आप केवल प्रतिनिधि थे राजा राम, असली छत्रपति कौन है? संभाजी थे, और अब उनके पुत्र आ गए हैं तो वो बनेंगे, ठीक। तो बहस होती है तो धनाजी जाधव की हत्या, उन्हीं का एक पुत्र है जिसका नाम है चंद्रसेन। क्या नाम है? चंद्रसेन। वो चंद्रसेन जो होता है अपने ही पिता धनाजी जाधव की हत्या कर देता है, ठीक, हत्या कर देता है, और ताराबाई से मिल जाता है, ठीक। ये बात पता चलती है किसको? बालाजी विश्वनाथ को। बालाजी विश्वनाथ के पास ताराबाई एक संदेश पहुंचाती हैं कि आप योग्य हो, धनाजी जाधव के अंतर्गत या अंदर काम करते थे उनके ऑफिस में, तो आप मेरे यहाँ आ जाएं। लेकिन क्योंकि ये स्वामी भक्त देशभक्त हैं बालाजी विश्वनाथ, ये मना कर देते हैं, तो ताराबाई उस गांव से ही इन्हें निष्कासित कर देती हैं, ठीक। जब ये गांव से उन्हें निष्कासित कर देती हैं तो मजबूरी में बालाजी विश्वनाथ किस तरफ रुख करते हैं? छत्रपति साहू जी की ओर, और छत्रपति साहू जी की ओर जाते हैं सतारा। साहू जी से मिलते हैं, छत्रपति साहू जी को अपनी घटनाएं बताते हैं, ठीक। जो चंद्रसेन है वो भी जाता है साहू जी के पास, लेकिन साहू जी उसे भगा देते हैं, छत्रपति साहू जी। और पूरा का पूरा कार्यभार किसके कंधे पर आ जाता है? बालाजी विश्वनाथ। डायरेक्ट पेशवा नहीं बने, योग्यता के आधार पर पेशवा बने। तो 1708 में जब ये 1707-8 में जब ये पहुंचते हैं छत्रपति साहू जी महाराज के पास, तो छत्रपति साहू जी महाराज को पता है कि इन्हीं के प्रयासों से मैं क्या निकला हूँ? आज़ाद हुआ, ठीक, कि इन्हीं ने क्या किया था? प्रयास किया था, जिसके कारण क्या हुआ? हम आज़ाद हुए।
तो एक युद्ध होता है, जैसे हम किसका, खेड़ा का युद्ध कहते हैं 1707 में, जिसमें साहू जी महाराज विजय हो जाते हैं बालाजी विश्वनाथ की सहायता से, और जो ताराबाई हैं वो पराजित हो जाती हैं और कोल्हापुर चली जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, बालाजी विश्वनाथ से प्रसन्न होकर उन्हें वचन दिया जाता है छत्रपति साहू जी के द्वारा कि मैं आपको पेशवा बनाऊंगा, है ना। क्योंकि खेड़ा के युद्ध में बालाजी विश्वनाथ अद्वितीय साहस का परिचय देते हैं, उन्हें एक पद दिया जाता है ना। यहाँ लिखा हुआ है मैंने कि ये देखो 1707 में खेड़ा का युद्ध जीता और पेशवा का पद वंशानुगत रूप से प्राप्त कर लिया बालाजी विश्वनाथ ने। तो 1707 से 8 में एक पद पे थे सेना करते। किस पद पे थे ये, सेना करते, इसका मतलब होता है सैन्य व्यवस्थापक, कहाँ क्या करेगी सेना, उसका पूरा काम बालाजी विश्वनाथ ने किया। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ की समझ से, सूझ से वो प्रभावित हो गए छत्रपति साहू। छत्रपति साहू ने उन्हें कार्यभार सौंपा सेना करते का। आगे जाके लगभग 1713 में उन्हें पेशवा नियुक्त किया गया। कब किया गया, 1713 में पेशवा नियुक्त किया गया और वचन दिया गया कि आने वाली आपकी पीढ़ी क्या रहेगी, पेशवा पद आपका ही रहेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं 1707 में प्रथम पेशवा कौन नियुक्त हुए, बालाजी विश्वनाथ। कब तक रहे, 1713 से 1720। अब इन्होंने और क्या किया उस पद पे रहते हुए, तो सबसे पहले छत्रपति साहू जी के पास धन की कमी थी। क्या हो गया, धन की कमी। अब जब धन की कमी हुई तो कैसे व्यवस्था करेंगे, तो इनके यहाँ, क्योंकि ये ब्राह्मण थे, एक और ब्राह्मण थे जोशी, जोशी ब्राह्मण थे, वो शाहूकार का कार्य करते थे और रिचेस्ट थे, बहुत धनाढ़, है ना, धनाढ़। उन्हें एक ही प्रॉब्लम थी, क्या, मुझे मेरी लड़की के लिए योग्य वर ढूंढना है। क्या करना है, लड़की के लिए योग्य वर। ठीक, और वो धन रखे थे कि मैं अपनी लड़की पुत्री के लिए ये धन रखा हूँ। साहू जी महाराज को धन चाहिए था। तो छत्रपति साहू जी महाराज और प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ दोनों बैठे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, और धनाजी जोशी जो हैं उनसे बोलते हैं वो कि आपकी पुत्री के विवाह का दायित्व मैं लेता हूँ। तो वो कहते हैं किससे कराओगे शादी, पहले अदर कास्ट नहीं हो रहा था, है ना, ब्राह्मण में ही शादी होगी। तो वो जोशी ब्राह्मण थे, ये चितपावन भट्ट ब्राह्मण थे बालाजी विश्वनाथ। क्योंकि बचपन में ही शादी होती थी, बाल विवाह हो जाते थे 13-13 वर्ष की आयु में, 7-7 साल की आयु में। तो शादी किससे पक्की हो गई, बालाजी विश्वनाथ, क्योंकि पेशवा के पद पे थे। उनका बड़ा पुत्र कौन था, बाजीराव फर्स्ट, और वो जो साहूकार थे, जोशी ब्राह्मण थे, वो उनकी पुत्री का नाम है काशीबाई। क्या नाम है, काशीबाई से किसका विवाह कर दिया जाता है, बाजीराव प्रथम का। एक राजनीतिक शादी है ये। अब शादी हो गई, अब मजबूरन काशीबाई के पिता को पूरा धन किसको देना पड़ता है, साहू जी महाराज को, छत्रपति साहू जी। छत्रपति साहू जी महाराज बालाजी विश्वनाथ के नेतृत्व में उसका प्रयोग करते हैं युद्ध के लिए, और युद्ध होता है खेड़ा का युद्ध 1707, और उसमें वो विजयी हो जाते हैं। ठीक, अब बात आती है कि भाई ताराबाई से तो हम जीत गए, लेकिन मुगलों से कैसे जीतें, है ना, उतने पैसे भी नहीं है, उतनी सेना भी नहीं है, हैदराबाद का निजाम भी बैठा हुआ है ना, तो कैसे जीतें। इसके लिए क्या किया, आप मुग़ल सम्राटों में बहुत कम समय के लिए एक मुग़ल सम्राट आता है, रफ़ीद उद जरात, है ना। तो रफ़ीद उद जरात के समय उसके जो 2 खास मंत्री हैं, सैयद बंधु जिन्हें कहते हैं, हुसैन अली सैयद या अली हुसैन सैयद, ठीक, उनसे अच्छी बातचीत होती है बालाजी विश्वनाथ की। तो एक संधि होती है, कब, 1719 में। 1719 में संधि होती है किससे, सैयद बंधुओं से, बालाजी विश्वनाथ की, छत्रपति साहू जी की ओर से। जिस संधि में बालाजी विश्वनाथ कहते हैं हम बिना हथियार के प्रयोग करके मराठों के क्षेत्र छीन लेंगे मुगलों से। तो सैयद बंधु एक टेबल पर बैठे हैं, ये भी टेबल मीटिंग जैसे बोलते हैं ना, बिना भाई युद्ध नहीं करेंगे, टेबल पर बातचीत करेंगे 2 देश मिलके।
तो टेबल पर मीटिंग होती है। बालाजी विश्वनाथ कहते हैं कि छत्रपति साहू जी ने कहा है कि प्रतिवर्ष आपको 10 लाख रुपए दे दी जाएंगे टैक्स के रूप में, हम खुद देंगे आपको थाली में रख के। ठीक है, सैयद बंधु खुश हो रहे हैं कि भाई मुश्किल से 5-8 लाख रुपए मिलते थे दक्कन से हमें, और उसमें भी मराठे लूट लेते थे, मारपीट होती थी। उससे अच्छा ये खुद ही 10 लाख रुपए देंगे, मूर्ख है, जबकि खुद मूर्ख बन रहे हैं वो। बालाजी विश्वनाथ लिख लेता, बदले में क्या चाहिए सैयद बंधु कहते हैं। तो बालाजी विश्वनाथ कहता है कि आप हमें लिख के दो कि दक्षिण के पूरे क्षेत्र, मराठों के जिन क्षेत्रों पर आपने अधिकार किया है संभाजी के समय, और दक्कन का छत्रपति आप किसे मानोगे, साहू जी को, और उन क्षेत्रों में चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने का अधिकार हमारा। कहता ठीक है ले लो, लिख के दे दिया। ये जो चीज़ हुई इसे कहते हैं मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा। इस संधि को, सैयद बंधुओं से जो छत्रपति साहू जी की संधि हुई, और किसने कराई, बालाजी, ब्राह्मण था, दिमाग था उसका तेज, है ना। तो 1719 की संधि मराठों का मैग्ना कार्टा कहलाई। ये सब इनके समय हुई। इसके बाद आप देखेंगे तो मृत्यु कब हुई उनकी, 1720 में। ये इनके खास काम थे। तो 3 खास काम है सबसे बड़े। एक तो पालखेड़ा का युद्ध, पेशवा का पद प्रदान किया, प्राप्त कर लिया, और 1719 की संधि सैयद बंधुओं से, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब क्या होता है जब इनकी मृत्यु होती है 1720 में, अब फिर छत्रपति साहू जी जब तक हैं जिंदा हैं, उनके सामने फिर एक समस्या खड़ी होगी, अगला पेशवा हो गया। भले ही वंशानुगत कर दिया गया था, ठीक है, लेकिन इनके जो पुत्र थे, ठीक है, 2 पुत्र हैं बालाजी विश्वनाथ के। बालाजी विश्वनाथ का बड़ा पुत्र है जिसे हम बाजीराव प्रथम कहते हैं, और इस नाम है बल्लाल भट्ट बाजीराव प्रथम, बल्लाल भट्ट बाजीराव प्रथम। ठीक, तो बल्लाल भट्ट बाजीराव प्रथम जब इनकी मृत्यु हुई, कुल 19 साल का है। कितना, 19 साल का है। ब्रह्मदत्त ब्राह्मण के द्वारा उसकी कुंडली बनाई जाती जब वो पैदा होते हैं, बाजीराव प्रथम। वो कहते हैं बालाजी विश्वनाथ से उस ब्राह्मण ने कहा कि आपका पुत्र अल्पायु है, मतलब दूसरे 80 साल जिएंगे, तो ये कुल कितने जिएगा, 40 साल। लेकिन ये 40 साल में ऐसा कुछ कर जाएगा जो लोग 100 साल में भी नहीं कर पाएंगे। अच्छे अल्पायु थे वो। ठीक, ये बालाजी विश्वनाथ को पता है। तो बड़े पुत्र हैं बाजीराव, और इनके छोटे पुत्र हैं चीमाजी अप्पा। तो बड़े पुत्र को पद मिलता है। 19 साल की एज में छत्रपति साहू जी महाराज के दरबार में, ठीक है, परीक्षाएं होती हैं। परीक्षाएं मतलब योग्यता परीक्षण होते हैं। योग्यता परीक्षण में 2 व्यक्ति हैं। एक पंत प्रतिनिधि जो खास है, वो कह रहा है भाई अभी 19 साल का है, ये संभाल भी पाएगा क्या पद, बाजीराव प्रथम, ठीक है। लेकिन छत्रपति साहू जी महाराज ने क्या कह दिया था, पद कैसा है, वंशानुगत है। ठीक, तो पंत प्रतिनिधि और कुछ मराठे सरदार कहते हैं, क्योंकि वो बुजुर्ग हैं भाई, कोई व्यक्ति 40-50 साल के हैं सब लोग, और आपके ऊपर कोई 19 साल का लड़का नियंत्रण करे तो मंजूर एकदम से नहीं होगा। कह रहे ये बच्चा है, नहीं, वो सफल होता है योग्यता परीक्षण में, है ना। उसे थोड़ा सा पिक्चर में बाजीराव मस्तानी में थोड़ा अलग रूप दिया गया है उस चीज़ को, है ना, जो मैंने बताया था आपको कि मोर की पांख को मिट्टी में रखते हैं, तीर चला रहे हैं, है ना। तो हाँ, ये जरूर है कि वो जब उन्होंने ओथ ग्रहण की, शपथ ली बाजीराव प्रथम ने पेशवा पद की, तब उन्होंने ये जरूर कहा था कि मुगल अब जर्जर वृक्ष हो चुका है, इसकी जड़ पर प्रहार करेंगे तो तना अपने आप गिर जाएगा मुगल वृक्ष का। और बाजीराव प्रथम बनते हैं 19 साल के। तो सबसे कम आयु में प्रथम पेशवा जो बना, आगे भी पेशवा आएंगे कुछ, तो 40-40 दिन के पेशवा आएंगे, लेकिन प्रथम पेशवा फिर कौन बना, बाजीराव प्रथम। छोटे भाई सहायता करते रहे, चीमाजी अप्पा। जब बाजीराव प्रथम बने पेशवा, यहाँ से पेशवाओं की शक्ति में वृद्धि करनी चालू कर दी। कई सारे टैग मिले हैं इनको बाजीराव,
जैसे इन्हें मिला मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम जैसे ही 19 साल की उम्र में पेशवा बने थे, युद्धरत हुए तुरंत, है ना। और ऐसे वैसे नहीं दिखते थे, है ना। रणवीर सिंह जैसे मत समझना बाजीराव प्रथम को, है ना। 6 साढ़े 6 फीट की हाइट, बिल्कुल रेसलर टाइप, है ना। चेचक के दाग हैं मुंह पे, कहीं कट लगे हैं, कहीं कुछ है, युद्धरत रहते थे। 5 साल की उम्र से वो पिता के साथ युद्ध में थे, 5 साल की उम्र से, है ना। बालाजी विश्वनाथ उन्हें 5 साल की उम्र से ले जाते थे अपने साथ घोड़े पे। तो राजनीतिक उतार चढ़ाव, युद्ध की समझ, हर चीज़ को चलाने में, युद्ध के अस्त्र शस्त्रों को चलाने में महारत हासिल थी उन्हें मराठा साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार कहा जाता था, है ना। क्यों? क्योंकि वो घोड़े पे बैठे बैठे भाला चला लेते थे। ये एक बहुत कठिन कार्य है, घोड़े पर बैठे बैठे भाला चलाना, ठीक। एक हाथ में भाला और दूसरे हाथ में तलवार रखते थे। पट्टा चला सकते थे वो घोड़े पर बैठे बैठे। पट्टा मतलब एक बोल सकते हो आप, ऐसे बहुत लचीली तलवार, लंबी, बिल्कुल ऐसे रस्सी जैसी होती है पट्टा, उसको चलाते थे दोनों हाथों से, ठीक। तीरंदाजी, युद्ध, राजनीति, इन सब में वो सीखे हुए थे, क्योंकि 5 साल से ट्रेंड हो रहे हैं वो। 19 साल में जैसे ही वो पेशवा बनते हैं, ठीक, तो मराठा साम्राज्य के पेशवाओं के उत्कर्ष का काल चालू हो जाता है, ठीक। अब बार बार भाई नया लड़का है 19 साल का, वो कहेगा चलो युद्ध करते हैं, हरा देंगे। अब जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं सरदार, वो कहेंगे अब तो हड्डियों में जान ही नहीं बची है, तो लड़ने ही लड़ने को हो रहा है। ऐसी स्थिति में पेशवा बाजीराव प्रथम क्या करते हैं, नवयुवक सरदारों को अपने साथ लेते हैं, जो उनके जैसे राणोजी सिंधिया, जिनके वंशज हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, है ना, महादजी। इसके अलावा आप देखोगे जिन्हें आप बोलते हो होलकर वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर उनके खास निकट थे, सरदार थे। गायकवाड़, तो ये सब जो थे, मोरोजी पंत, देश पांडे, ये सभी नवयुवक सरदारों के उन्होंने जोड़ा, गुट बनाया, जो उनकी तरह सोचते थे। तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, बाजीराव ने, इनका जन्म कहाँ हुआ, 1700 में दुबेर में, ठीक है। और एमपी से जोड़े फैक्ट देखेंगे आगे अपन। तो इन्होंने क्या क्या किया देखते हैं अपन। तो 19 वर्ष में क्या बन गए, पेशवा बने। तो लोग कहते थे भाई ये तो शिवाजी का रूप है। जैसे शिवाजी ने हिंदू पातशाही मतलब हिंदू साम्राज्य के नियम चलाए थे, वैसे ही बाजीराव प्रथम ने चलाए। इन्हें सबसे सफल अजय योद्धा माना जाता है ना। सर्वश्रेष्ठ हिंदू सेनानी सम्राट माना जाता है। 9 पेशवाओं में सबसे अधिक शक्तिशाली पेशवा माना जाता है। ये सब इन्हीं के टैग हैं, ठीक। शिवाजी के बाद गौरिल्ला युद्ध पद्धति, छापामार युद्ध पद्धति, गौरिल्ला वॉर फॉर्म के सबसे ज़्यादा निपुण योद्धा यही थे। शिवाजी फाउंडर हुए, उसके बाद सेकंड, है ना, सेकंड मोस्ट फेमस वॉरियर ऑफ गौरिल्ला वॉर यही थे, ठीक है, बाजीराव प्रथम। आगे क्या हुआ देखें तो 1724, 19 साल में बन गए। 19 साल में कब बने ये, 1720 में, पिता की मृत्यु के बाद 19 साल की एज है, ठीक है। डायरेक्ट 1724 में इन्होंने किसको पराजित कर दिया, मुबारिज खान को। किसको, मुबारिज खान, जो मुगलों का एक सेनापति था, मुबारिज खान, उसको पराजित किया। 1726 में इन्होंने मालवा और कर्नाटक पर नियंत्रण करना चालू कर दिया। मध्य प्रदेश के मालवा पे और दक्कन के कर्नाटक पर नियंत्रण चालू कर दिया। 1728 में एक युद्ध होता है ना, हैदराबाद के निजाम से, है ना, निजाम उल मुल्क, क्या नाम है उसका, निजाम उल मुल्क, ठीक। हैदराबाद के निजाम से युद्ध होता है, क्योंकि मुगलों की और निजामों की आपस में संधि है, और निजामों का मध्य भारत में सबसे बड़ा ठिकाना हैदराबाद के अलावा भोपाल है। कौन सा है, भोपाल। भोपाल के जो नवाब थे हैदराबाद के निजाम के नियंत्रण में थे, और दिल्ली। तो इस प्रकार वो नियंत्रण करते थे तीनों जगह से, उत्तर भारत का दिल्ली, मध्य भारत का भोपाल, दक्षिण भारत का हैदराबाद।
तो यही उन्होंने गुट तोड़ना चालू किया बाजीराव ने इनका। ठीक, तो एक युद्ध हुआ जिसे हम बोलते हैं पालखेड़ा का युद्ध 1728। इस पालखेड़ा के युद्ध में निजाम की सेना को हरा दिया बाजीराव प्रथम ने, और संधियां रखी, संधि शर्त, हराते थे संधियां करवाते थे कि लिख के दो, बोलो क्या क्या कौन सी संधि हुई, फेमस संधि कई बार एग्जाम में पूछी गई है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, मुंगी सिबगांव की संधि, मुंगी सिबगांव की संधि। इस संधि में क्या किया गया, निजाम उल मुल्क से कहा गया कि भाई जब हम उत्तर भारत में युद्ध अभियान करेंगे तो दक्षिण में आप हमारे क्षेत्रों को नहीं जीतोगे, आपने जितने भी मराठा सैनिकों को बंदी बनाया है आप छोड़ोगे, ठीक है, आप हमें चौथ प्रदान करोगे, जो राजस्व व्यवस्था मैंने बताई थी, चौथ कर लेते थे पड़ोसियों से। इसके बाद आप छत्रपति साहू जी महाराज को सरदेश मुखी प्रदान करोगे। इसके अलावा छत्रपति साहू जी महाराज की चाची ताराबाई का जो पुत्र है ना, शिवाजी द्वितीय, और शिवाजी द्वितीय का जो भाई है संभाजी द्वितीय, राजसवाई का लड़का, कोल्हापुर में, आप उन्हें सहायता नहीं प्रदान करोगे। तो वो निजाम उल मुल्क मान लेता है। मान क्यों रहा है, एक यंग लड़का है बाजीराव, है ना, पर्सनालिटी ऐसी है कि उसके सामने कोई बोल नहीं सकता, है ना, डर है इतना उसका, टेरर, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा वो 3 महीने में यहाँ है, 2 महीने में वहाँ है, 1 साल में जैसे हीरो 5-6 पिक्चर बना देते हैं ना, वहाँ से तो वो युद्ध कर देता था चलते चलते, है ना, मोस्ट हम बोल सकते हैं कि क्लियरेस्ट वॉरियर था यार, है ना, ऐसी स्ट्रेटेजिक प्लान कि इस रास्ते से जा रहे हैं तो इनको 2-3 को तमाचे मारते हुए जाना है, इससे लौट के आएंगे तो 2-4 इनको लपेटते हुए आना है, इस तरीके से कि इस रूट से जाएंगे और उससे रूट से आएंगे तो अकेले नहीं जाएंगे, तब भी लूटेंगे, आएंगे तब भी मारते हुए आएंगे, और बीच में जो बोला उसको ख़त्म ही करना है। तो ये स्ट्रेटेजिक प्लान थी उसकी फेमस। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, निजाम को वो हराता है और मुंगी सिबगांव की संधि करता है। कब, 1700। अब वो बोलता है क्या कि जरूर निजाम को अपन ने हराया है, भोपाल में जो उसके नवाब हैं, भोपाल के जो नवाब हैं, और वो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, निजाम का साथ देंगे, और बुंदेलखंड में औरंगजेब के जो सेनापति थे पुराने नियुक्त किए हुए, कि मुग़लों के जो सेना नायक हैं, जो एक मैंने आपको बताया था जहांगीर के काल में एक बुंदेलखंड का शासक जो जहांगीर का मित्र था, बताया था बुंदेलखंड का, कौन थे बताओ, बुंदेला तो थे, कहाँ के थे, जिन्होंने अबुल फजल की हत्या कर दी थी, आ रहा है कुछ याद, अबुल फजल की हत्या कर दी थी जहांगीर के कहने पर, वीर सिंह बुंदेला। तो वीर सिंह बुंदेला और उनके जो वंशज थे वो मुग़लों के अधीन थे जब तक 76 साल नहीं हो गए तब तक। तो उनके जो मालवा में सेनापति थे, मालवा व बुंदेलखंड के मुग़ल सेनापति गिरधर बहादुर व दया बहादुर, तो गिरधर बहादुर दया बहादुर को फिर हराया 1728 में ही। इसी समय पैरालल बुंदेलखंड के एक शासक हैं छत्रसाल, तो शिवाजी के समकालीन है, और बाजीराव के समय तक वो लगभग 84 साल के हो गए थे छत्रसाल, है ना, वो भी बहुत खतरनाक वॉरियर थे लेकिन वृद्ध हो गए थे तब तक। तो उन्होंने 1728 में मुग़ल व बुंदेलखंड के सेना नायकों को हराया और उनसे चौथ और सरदेश मुक्ति वसूल की। ठीक, उसके बाद रोहेलखंड में एक नेतृत्व करता था मुग़लों का बंगस खां। क्या था, बंगस खां। तो ये बंगस खां ने क्या किया था, छत्रसाल जो थे, महाराजा छत्रसाल जिनके नाम पे छतरपुर है, छत्रसाल की राजधानी पर आक्रमण किया इन्होंने, बंगस खां ने, कि छत्रसाल बुजुर्ग हो चुका है, अब तो हरा देंगे, इसका लड़का तो कहीं दारू पीता, हाथ पैर कप रहे हैं तलवार उठाने में उसके, हमला करो। छत्रसाल ने उस समय सुन के रखा था बाजीराव प्रथम के बारे में बहुत ज़्यादा, जो छत्रसाल ने कहा कि यदि बंगस खां अटैक करता है तो मैं तो पूरे ही अपने क्षेत्रों से हाथ धो दूंगा, पूरा ही क्षेत्र चला जाएगा, क्यों ना मैं मराठों से एक संधि करूं और मराठों से संधि के तहत,
ठीक है, मैं उन्हें अपने कोई क्षेत्र प्रदान करूंगा कि आप ये इनका नियंत्रण लें, बदले में मेरी मदद करें। तो ऐसा नहीं हुआ कि बाजीराव फिल्म में जैसे बताया है कि बाजी मस्तानी घोड़े पे आ रही है, कैंप में घुस गई बाजीराव प्रथम के कि एक रात में आपको सहायता करनी है, चलो। उसने प्रसन्न हो गया उसका मुंह देख के और चलो चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑन पेपर संधि हुई है, ट्रीटी, ऑन पेपर ट्रीटी हुई है, जिसमें कहा गया कि यदि छत्रसाल की हम सहायता करेंगे तो इतने इतने क्षेत्र हमें छत्रसाल देंगे। वो ही हुआ। बाजीराव प्रथम साहूजी महाराज से आज्ञा लेके बुंदेलखंड जाते हैं, बंगस खान को पराजित करते हैं जो रोहिलखंड का सरदार होता है, ठीक है। और बंगस खान को पराजित करके छत्रसाल को उसका क्षेत्र पुनः लौटा देते हैं। प्रसन्न होकर छत्रसाल क्या करते हैं, प्रसन्न होकर छत्रसाल समस्तीपुर जैसे क्षेत्रों का शासन बाजीराव को दे देते हैं। बुंदेलखंड का 1/3 क्षेत्र है ना, मतलब 100% में से 1/3 25% किसको दे दिया, बाजीराव प्रथम को। साथ में उन्होंने कहा कि तुमने कार्य कौन सा किया है, यदि आज मेरा पुत्र तुम्हारे जैसा बहादुर होता तो वो भी यही कार्य करता, तो मैं तुम्हें अपना पुत्र स्वीकार करता हूँ, है ना। पुत्र के समान बोला छत्रसाल ने बाजीराव प्रथम को। और प्रसन्नता में उन्होंने कहा कि मैं, आपने बहुत बड़ा ऋण किया है, मैं अपनी पुत्री मस्तानी का विवाह आपसे करूँगा। तो पहली दिक्कत ये कि भाई मस्तानी नाम है और छत्रसाल की पुत्री, मुस्लिमों के छत्रसाल तो हिंदू राजा हैं, राजपूत। तो छत्रसाल की सेना में कई मुस्लिम भी थे। छत्रसाल भी एक बड़े वॉरियर रहे हैं। छत्रसाल ने हैदराबाद के निजाम को हराया था एक बार। तो छत्रसाल ने जब हैदराबाद के निजाम को हराया तो निजाम ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था, छत्रसाल से। तो निजाम की उस पुत्री से जो पुत्री पैदा हुई, छत्रसाल की पुत्री, वो थी मस्तानी बाई। पिता की ओर से तो वो राजपूत है, माता की ओर से मुस्लिम है। तो उसका विवाह किससे हुआ, बाजीराव, है ना। ऐसा नहीं है कि उसने मुस्लिमों में शादी कर ली, है ना। जब आज सामाजिक व्यवस्थाएं इतनी कठोर हैं तब कितनी होंगी, है ना। तो वो राजपूत राजा की क्या है, पुत्री है। उसका भी विरोध हुआ क्योंकि वो एक ब्राह्मण था। और पेशवाओं का जो मुख्यालय था वो कहाँ था, पुणे। पुणे पूरे ब्राह्मणों की बस्ती है ना। वेल मैनेज्ड, वेल वाटर असिस्ट, वेल मैनेजमेंट सिस्टम, वाटर ड्रेनेज सिस्टम, हर चीज़ पुणे में। शनिवार वाड़ा उनका महल। तो ब्राह्मणों ने विरोध किया, पुरजोर विरोध हुआ परिवार के द्वारा भी कि तुमने बताओ एक राजपूत लड़की से विवाह कर लिया। मुस्लिम तो बात की बात है, लेकिन उसे प्रशासनिक दृष्टि से करना पड़ा विवाह। तो उसने विवाह किया और महल पुणे में अलग बनवाया घर से, मस्तानी का महल। आज भी शनिवार वाड़ा है, एक नदी है बीच में, दूसरी तरफ मस्तानी महल है पुणे में, तालाब में, तालाब के पास, है ना। तो वो मस्तानी से उसका विवाह हुआ। आगे देखो आप, यहाँ पे जीतने बंगस खान को हराने के बाद अब किस तरफ रुख करता है बाजीराव, बाजीराव रुख करता है संभाजी द्वितीय की तरफ, राजसबाई के लड़के, ठीक। और ये जो मोरपंथ त्र्यंबक पिंगले थे, इनके वंशज साथ देते हैं त्र्यंबक पिंगले के, किसका, संभाजी द्वितीय का, राजसबाई का। तो उन्हें हराकर पूर्ण रूप से संधि, एक संधि होती दुरई सराय की, या ये वाली बारना की संधि, कौन सी, कब होती, 1731 में। बाजीराव प्रथम मजबूर कर देता है संभाजी द्वितीय को कि या तो तुझे जब ही जिंदा छोड़ेंगे जब तू किसको, छत्रपति मान साहू जी को। तो बारना की संधि होती है, इससे मराठा साम्राज्य का आंतरिक युद्ध खत्म हो जाता है और एक छत्रपति हो जाते हैं, कौन, साहू जी। ये सब उसने किए। बारना की संधि के बाद क्या होता है, यहाँ पे जब तक सम्राट कौन आ जाता है दिल्ली में, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला वही जिसने क्लब वगैरह खुलवा दिए थे दिल्ली में। घर में कम रहता था, क्लबों में ज़्यादा रहता था, बार में दारू पी रहा है, नृत्य गान का शौकीन मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला ने सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी थी,
और चिढ़ गया था वो मोहम्मद शाह रंगीला कि बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया, धोखा दिया, पैसे में से तो दिए नहीं, हर साल 10 लाख, क्षेत्र और पूरे ले लिए। उसने अपने सरदारों से कहा, मोहम्मद शाह रंगीला ने, है ना, क्या कहा कि अब हम मराठों से अपने पूरे क्षेत्र वापस छीन लेंगे, जैसे औरंगजेब ने छीन लिए थे। तो उसके सलाहकार, कुछ सलाहकार दिल्ली में दरबार लगाए, मोहम्मद शाह रंगीला से कुछ सरदार कह रहे हैं, महाराज बादशाह, है ना, दिल्ली तक ही ठीक है अपन, अब मराठों से बोलना बेवकूफ़ी है। वो कह रहे हैं, अरे क्यों? वो कह रहे हैं कि अब जो पेशवा है वो है बाजीराव प्रथम, और पता नहीं चलता, आज अपन सो रहे हैं, कल वो सामने खड़ा हो जाएगा, है ना। तो कुछ सरदार रहते हैं, कहते हैं हाँ ऐसे कई पेशवा देखें, है ना, हमने तो संभाजी को मरवा दिया, राजा राम को मरवा दिया, ये क्या है पेशवा। तो मोहम्मद शाह रंगीला भी थोड़ा सा वो हो जाता है, शक्ति भाई गुरूर में आ गया, ईगो, हाँ हम तो मुगल हैं, है ना। तो वो एक दो ऐसे दरबार में बातें कर देता है कि कल का लड़का है, क्या कर लेगा, है ना, मरवा देंगे। ये खबर कहाँ पहुँच जाती है? पुणे। किसके पास? बाजीराव प्रथम के पास। ठीक, वो कहता है चलो अभी ध्यान नहीं देते, टाइम आएगा तो देखेंगे। ठीक है, ये ड्यूरेशन कौन सा है? वारणा की संधि के बाद से 1737 तक, दिल्ली अभियान तक का समय। अनप्लान्ड है दिल्ली अभियान, प्लान्ड नहीं है कोई। अभी नहीं करना था हमला दिल्ली पे उन्हें, क्योंकि दिल्ली को वो तो आजू बाजू से घेर रहे थे, गांव बना दिया था दिल्ली एक उन्होंने आगे जाके, है ना, गांव बना दिया, तो इतनी और बेइज्जती इससे क्या होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो मोहम्मद शाह रंगीला था वो कह रहा है कि यार ऐसा क्या है उसमें, बताओ तो मुझे, है ना। तो बुलाया जाता है, लोग कहते हैं वो ऐसा है, वो वैसा है, दिखने में ऐसा है, इतना तेज दिमाग चलता है उसका, युद्ध रत रहता है। पेंटर को बुला लिया, एक पेंटर से कहते हैं उसकी तस्वीर बना के बताओ हमें, दिखता कैसा है वो। तो पेंटर ने अच्छी बाहुबली टाइप तस्वीर बना दी उसकी, है ना। अब वो तस्वीर ही देख के क्या इमेजिनेशन कर रहा है मोहम्मद शाह रंगीला, यार सच में यदि ऐसा है तो भाई इस व्यक्ति से तो बोलना ही बेकार है, मत ही बोल लो, बिल्कुल नहीं बोलना इससे। तो जैसे ही वो फ़ोटो देखता है वो कहता हाँ छोड़ो। जब तक तो बात कहाँ पहुँच गई, पुणे पहुँच गई। यार ये तो कुछ ज़्यादा ही उत्सुक हो रहा है मुझे देखने के लिए, इसको लाइव दर्शन दे देते हैं अपन। तो वो निकलते हैं पुणे से घुड़सवारों के साथ, ठीक है। तो वो कहते हैं यार टाइम पास कैसे होगा, अपन दिल्ली तक जाएंगे, टाइम पास भी तो हो। तो बीच में एक काम करते हैं, 2-4 थप्पड़ अपन भोपाल के नवाब को भी मारते हुए चलते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, जाते समय भोपाल के नवाब को वार्निंग दे के चल जाता है, वो निकल रहा है वहाँ से, मालवा से वार्निंग देते हुए निकल गया। बोल नहीं रहा अभी वो, क्या बोल दिया कि तुम्हें 34 सरदेशमुखी देनी है टाइम टू टाइम। चला गया दिल्ली में पहुंचा। दिल्ली में मोहम्मद शाह रंगीला के पास संदेश भेजा जाता है कि बाजीराव आ गया है, यहीं पर शिकार का कैंप लगाया है उसने। कहना कल तो बात चल रही थी, आज खड़ा ही हो गया ये आके अपने सामने, तो पता नहीं है क्या करेगा। वो इमेजिनेशन तो कर ही रहा है वो कैसा है ये, है ना, टकला बिल्कुल, चोटी है ना, चाणक्य टाइप की। तो वो भाग जाता है दिल्ली छोड़ के मोहम्मद शाह रंगीला 3-4 दिन के लिए कि मैं तो चला, है ना, मुझे देखना ही नहीं है, बात ही नहीं करनी, लाइव माइव तो छोड़ो, डर रहता। लूटपाट करते हैं 2-3 दिन दिल्ली में, वापस आते हैं। ठीक, वहाँ से संदेश भेजता है मोहम्मद शाह रंगीला भोपाल और हैदराबाद, क्या ये दिल्ली को लूट के जा रहा है, बाहर ना निकल पाए उसको भोपाल में ही रोक लो। खुद तो निकला नहीं, उनसे बोल रहा है हैदराबाद के निज़ाम से और उसकी सेना से जो भोपाल में कैंप है। तो वो भोपाल में जो सेना नायक वो कहता हाँ बिल्कुल रोक लेंगे, ऐसे कई बाजीराव देखे हमने, है ना। अभी तो वो वार्न करके गया था, लौटते में वो कह रहा है रुको अब ये नहीं मानेंगे, इनकी पिटाई लगानी पड़ेगी, है ना।
तो 1737 में दिल्ली अभियान से लौटते समय कौन सा युद्ध होता है? भोपाल का युद्ध। युद्ध काय का एक तरफा है ना, पीटते हुए चला जा रहा है वो, तो है ना, खूब पीटता है वो भोपाल के निज़ामों को, है ना, नवाबों को, जो हैदराबाद से कंट्रोल हो रहे हैं, और निज़ाम को और खबर भेजता है कि तू अभी भी नहीं सुधरा, रुक जाओ, पहुंचने दे पुणे। तो भोपाल युद्ध होता है। अब वो बैठ जाता है भोपाल में, है ना, पुणे पहुंचता है, पीट के तो चला गया, पूरा जब्त कर लेता है चीज़ें, नियंत्रण कर लेता है मालवा पे। अब भोपाल का जो नवाब है और हैदराबाद का नवाब उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं, संधि कर लो, संधि कर लो, गलती हो गई। साल भर हो गया, साल भर तक नियंत्रण नहीं दे रहा वो। फिर एक साल बाद 1738 में होती दुरई सराय की संधि। कौन सी संधि? दुरई सराय की संधि। दुरई सराय की संधि 1738 में जो होती है, इसमें भोपाल की संधि कहलाती है, दुरई सराय की संधि। इससे ही पुनः फिर थोड़ा बहुत क्षेत्र उन्हें दे दिया गया नवाबों को। दुरई सराय की संधि 1738 के बाद क्या होता है, एक शक्ति और विदेशी शक्ति हैं, मुगल भी जब तक हमारे यहाँ अंग्रेज भी आ गए हैं, और पुर्तगालीज हैं। तो जो गोवा का क्षेत्र है, बेसन क्षेत्र है, कर्नाटक के क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, पुर्तगाली उनमें क्या करने लगते हैं, लोगों को मारने लगते हैं कि चलो ईसाई बनो, है ना, ईसाई बनो और चर्च में बैठो। मार मार के बना रहे हैं वो ईसाई। बाजीराव को पता चलता है, ब्राह्मण है, वो कहता अरे ये तो गड़बड़ कर रहे हैं। फिर बाजीराव अपने छोटे भाई को भेजता है, चीमाजी अप्पा को, कि पुर्तगालियों के पूरे जहाज बर्बाद कर दो। ठीक है, जहाज एक नहीं बचने देना, जहाज ही यदि तुम्हारे तोड़ देंगे तो तुम तुम्हारे देश जा पाओगे। अब बनो ईसाई अकेले। ठीक, तो वो क्या करता है, जहाज तोड़वा देता है पुर्तगालियों के, जहाज़ों के बेड़े उड़वा देता है। पुर्तगाली घबरा जाते हैं, मर जाएंगे यहाँ तो इंडिया में, कोई एक भी जा ही नहीं पाएगा, ना कोई आ पाएगा। वो कह रहा बनाओ ईसाई, कोई आ ही नहीं पाएगा। तो पुर्तगालियों को बुरी तरीके से पराजित करता है चिमाजी अप्पा के नेतृत्व में, है ना, और एक संधि करता है पुर्तगालियों से, बसीन की संधि या वसाई की संधि 1739 में। फिर 1739 में एक मुगल सूबेदार नासिर जंग पर विजय प्राप्त करता है फिर से। ठीक, फिर कहता है फिर चलते हैं दिल्ली, अब फिर से जाएंगे, अब की बार जाएंगे तो दिल्ली का नामो निशान ख़त्म कर देंगे अपन, है ना, क्योंकि सपना है उसका अटक। अटक का जो है कश्मीर के आगे एक क्षेत्र अटक, सिंधु नदी के किनारे अटक, और उड़ीसा में एक नगर है कटक। वो कह रहा है अपन अटक से कटक तक कौन रहेंगे, बस अपन ही अपन रहेंगे, मराठा साम्राज्य, है ना, स्वराज। तो वो जाता है दिल्ली अभियान में। दिल्ली अभियान में जाते समय जब वो नर्मदा नदी क्रॉस करते हैं, तो मध्य प्रदेश का हमारा पश्चिमी निमाड़ का एक जिला खरगोन, क्योंकि वो लगातार युद्धरत है, अल्पायु का उसे पहले ही बोल चुके हैं, अल्पायु है, और हमारे मध्य प्रदेश में नर्मदा के ऊपर से कर्क रेखा गई है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। गर्मी में क्या होगा, सीधा सूर्य, बिल्कुल तेज धूप पड़ेगी, तेज धूप पड़ेगी, और क्या चलती, लू, है ना। नर्मदा जी के जितने पास जाओगे गर्मी बढ़ती जाएगी, याद रखना। उमास पता नहीं था उसको, लगता है। तो गर्मी के समय आ गया, खरगोन के तट पे बेड़ा डाला है, लू लग जाती है उसे। क्या लग जाती? हाँ, लू लग जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। वो स्थान पे आज भी मध्य प्रदेश के खरगोन में रावर खेड़ी, क्या नाम है उस जगह का? रावर खेड़ी, जहाँ पे क्षत्रिय समाधि बनी हुई है बाजीराव प्रथम की। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये कि 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु कहाँ हुई? रावर खेड़ी, मध्य प्रदेश, पश्चिमी निमाड़ या खरगोन, खरगोन जिले में वर्तमान में ना। कोई प्याज नहीं घिस पाया उसके पैर में, है ना, लू निकल जाती। हाँ, तो यहाँ पे उसकी मृत्यु होती। किसकी? बाजीराव प्रथम की। अब बाजीराव प्रथम की दो शादियाँ हैं, एक काशीबाई से और एक मस्तानी से।
काशीबाई के दो पुत्र होते हैं। बड़ा पुत्र होता है काशीबाई का बालाजी बाजीराव, दादा और पिता दोनों के नाम से एक नाम बन गया। दादा से ले लिया बालाजी, पिताजी से ले लिया बाजीराव। इनको प्रेम से कहते हैं नाना साहब, पहले नाना साहब हैं ये, है ना, बालाजी बाजीराव। तो ये कब से कब तक रहे? बाजीराव रहा अपना कब से कब तक? 1720 से 1740 तक, और 1740 से 1761 तक पानीपत के तृतीय युद्ध तक कौन रहे? बालाजी बाजीराव। और इनके छोटे भाई जो थे काशीबाई के छोटे पुत्र, उनका नाम था रघुनाथ राव। छोटे पुत्र रघुनाथ राव भी रहे पेशवा कब? 1773 से 74। ये रघुनाथ राव में पिता का एक गुण नहीं था, कायर, डरपोक, षड्यंत्रकारी। इन्हीं को उपनाम राघोबा भी है। क्या है? राघोबा। अपने बोलते हैं खुजा के खता करने वाले, वो यही हैं। मतलब कर रहे हैं हमारे पिताजी और हम बस उंगली कर रहे हैं, लड़ाई करवा रहे हैं किसी में। वो करते थे ये रघुनाथ राव, है ना, कि मैं तो उनका छोटा भाई हूँ, मैं तो उनका छोटा भाई हूँ, मेरा भाई तो पेशवा है। ठीक, तो उस समय जब ये पेशवा बने बालाजी बाजीराव, तो इनके पिता का प्रभाव तो था ही। बालाजी बाजीराव ने और विस्तार किया, क्योंकि इनको साथ किसका मिला? मल्हार राव होलकर का साथ मिला, जो इनके पिता के साथी थे, है ना। राणोजी सिंधिया, महाजी सिंधिया, देशपंत पवार, बड़ौदा के गायकवाड़, झांसी के निम्बालकर, ये सभी सरदारों का साथ मिला। और महाराष्ट्र मराठा साम्राज्य बालाजी बाजीराव के समय अपनी पीक पे था। मतलब सबसे ज़्यादा एरिया मराठा साम्राज्य के पास बालाजी बाजीराव के समय ही था, है ना। बालाजी बाजीराव युद्धरत नहीं था बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव जब छोटा था नाना साहब, तब से ही वो साहूजी महाराज के दरबार में रहता था, क्योंकि बाजीराव प्रथम तो युद्ध में रहते थे। तो उन्होंने अपने पुत्र बालाजी बाजीराव को छत्रपति साहू की सेवा में लगा दिया था, कि दरबार में क्या हो रहा है वो चीज़ भी अपन को पता होनी चाहिए, है ना। इसीलिए इन्हें राजनीतिक ज्ञान बहुत था। ठीक है, तो बालाजी बाजीराव 1740 तक रहा। यहाँ एक घटना होती है कि इस समय अफ़गानिस्तान का एक शासक है, दुर्रानी शासक, अहमद शाह अब्दाली। क्या नाम है? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली काबुल का शासक है अफ़गानिस्तान का। ठीक है, दिल्ली पे भी वो नियंत्रण एक बार हमला कर चुका है पहले, मराठों से नहीं बोल रहा, वो दिल्ली पे हमला करता रहता है और दिल्ली के शासकों को पीट पाट के लूटपाट करता रहता है। एक शासक लिखाया था मैंने मुगलों में आपको, अहमद शाह। उस अहमद शाह के शासनकाल में अहमद शाह अब्दाली पहले ही एक बार आक्रमण कर चुका था दिल्ली पे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 1739 में नादिर शाह आया, मोहम्मद शाह रंगीला के समय, और नादिर शाह ने आक्रमण किया। नादिर शाह के बाद फिर अहमद शाह अब्दाली ने अहमद शाह के शासनकाल में आक्रमण किया दिल्ली में। और दिल्ली में एक बोल सकते हैं कठपुतली के रूप में दिल्ली में एक शासक बिठा गया, और खुद का चापलूस बिठा गया, नजीब-उद-दौला। क्या? नजीब-उद-दौला, कि दिल्ली में क्या क्या करता है। नजीब-उद-दौला नियंत्रण रखता था किस पे? दिल्ली के उस राजा पे, है ना। और मराठे जो थे, मराठा दिल्ली से भी चौथ वसूल करते थे कि दिल्ली पर हम आक्रमण नहीं करेंगे, टैक्स देना पड़ेगा। ठीक, नजीब-उद-दौला को भी पसंद नहीं था। नजीब-उद-दौला चाहता था कि दिल्ली का राजा खुद बन जाए, और उसने करवा दिया पानीपत का तृतीय युद्ध बीच में। कैसे? अब ये जो ड्यूरेशन था बालाजी बाजीराव का, नाना साहब का, क्या होता है देखिए, जब किसी पे शक्ति आती है ना तो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। समझदारी बहुत ज़रूरी है। शक्ति सामर्थ्य बुद्धि के साथ होना चाहिए। शक्ति सामर्थ्य यदि बुद्धि के साथ नहीं होगा तो आप किसी की इज्जत नहीं करोगे और कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाओगे। तो यहाँ बालाजी बाजीराव के समय क्या हुआ, जो इनका छोटा भाई था रघुनाथ राव, ये सिंधु नदी तक जाते हैं, सिंधु नदी तक के क्षेत्रों पे विजय प्राप्त करते हैं। और अहमद शाह अब्दाली का एक लड़का है ना, जो अटक के किले पे था। कहाँ के? अटक के किले पे था।
उससे ये पीटता है खूब, और पीटता कैसे, बेइज्जती करता, बार बार चांटे मार रहे हैं उसको, है ना, बहुत जलील कर दिया। जा तेरे बाप को ले आना, पिता से बोलना, अब मैं मराठों के सामने खड़ा, आँख नीची कर, बेइज्जती। अब बेइज्जती कर रहे हैं ना, तो अब उसको बुरा लगा। रघुनाथ राव, इसीलिए कह रहा हूँ ना कि ये क्या कर रहा है, लड़ाइयाँ करवा रहा है। भाई उसको हरा दिया था तो सम्मानजनक तरीके से भेज देते उसको, नहीं बेइज्जती करेंगे, चलते चल रहा है पीछे लात मार रहे हैं उसके, भाई बेइज्जती नहीं होगी उसकी, इंसल्ट हुई। वो रोते हुए कहाँ गया अपने पिता अहमद शाह अब्दाली के पास कि उनने तो मेरी नाक काट दी, आपकी बेइज्जती कर दी पूरी। अहमद शाह अब्दाली को गुस्सा आ गया, ये मराठा ऐसे नहीं मानेंगे, लड़ाई तो करनी पड़ेगी। ठीक, अब रघुनाथ राव वापस चल जाता है लूटपाट करके, है ना, और पुणे में जाके पहुंच जाता है। बालाजी बाजीराव के समय एक और क्या हो रहा है, जो अपना राजस्थान है, राजस्थान में राजपूतों में आपसी लड़ाई है। आमेर घराना, चित्तौड़ घराना, मेवाड़ घराना, इनमें आपसी लड़ाई है। तो राजपूतों के झगड़े में बीच में टांग डाल रहे हैं, दो राजपूत राजा लड़ रहे हैं, ये बुझ नहीं इसकी गलती नहीं, तुम्हारी गलती थी, तुम्हारी नहीं उसकी गलती थी। ठीक है, उनका दिमाग खराब हो गया राजपूतों का, हम आपसी मतभेद और करा रहे हो, और जब चाहे जब मराठा आक्रमण कर देते राजस्थान पे और राजपूतों के गांव लूट लेते। आतंक मचा दिया था राजस्थान में, लूट लिया। चौथ दो, सरदेशमुखी दो, जाट राजा सूरजमल जाट, उस समय सबसे शक्तिशाली राजा, लोहगढ़ का किला है जिनका, लोहागढ़, सूरजमल जाट। आप भी तो सूरजमल जाट ने 2-3 साल से जैसे बिजली का बिल जमा नहीं करते ना किसान, दे देंगे, तो ऐसे चौथ दी नहीं सरदेशमुखी 1-2 साल से, उनके खिलाफ वारंट निकाल दिया। किसने, चीमाजी अप्पा के लड़के सदाशिव राव ने, कि चौथ या सरदेशमुखी जमा करो नहीं तो आक्रमण कर देंगे, लूट लेंगे। यदि कोई चौथ नहीं दे पाता था ना समय से सरदेशमुखी, तो ये आ जाते थे और उसका घर देख लिया, अरे वाह सोना लगाया चांदी लगाया, निकाल लो सोना चांदी पूरा। दिल्ली में किया है ऐसा महाजी सिंधिया ने, चांदी निकलवा ली थी। क्यों, उनकी सेना को वेतन नहीं दिया था, इसलिए दिल्ली के शासक ने, अकबरदत्ती ने। तो यहाँ इसके समय पीक पे हो गया, तो जिसके कारण क्या कई साले लड़ाइयाँ होने लगी। अब जब ये लड़ाइयाँ चालू हो गई तो क्या हो गया, बालाजी बाजीराव के समय सबसे बड़ी चुनौती अहमद शाह अब्दाली ने पेश की। लड़ाई किसके कारण हुई, अब बालाजी बाजीराव बैठे हैं दरबार में, उनका चाचा, इनके चाचा कौन हुए, चीमाजी अप्पा चाचा हुए ना, तो ये चाचा का लड़का भी है सदाशिव राय भाऊ, ये हो गया, ये भाई हो गया चाचा के लड़का। एक भाई क्या हो गया, शमशेर बहादुर, एक भाई हो गया छोटा रघुनाथ राव। ठीक, अब बालाजी बाजीराव कहते हैं किससे, रघुनाथ राव से, कि तेरे कारण झगड़ा हुआ है अहमद शाह अब्दाली से, तुम्हारे कारण झगड़ा हुआ है, तुम ही लड़ने जाओगे सेना लेकर। रघुनाथ राव से कहता है ना, रघुनाथ राव कहता मैं चल जाऊंगा, लेकिन मुझे 80,000 सेना चाहिए, 5 लाख रुपए चाहिए, पूरा सब नियंत्रण चाहिए प्रशासनिक व्यवस्था का, जब मैं लड़ने जाऊंगा उससे। तो बालाजी बाजीराव कहता है कि ये चालाक लोमड़ी है बहुत, राघोबा छोटा भाई मेरा, कहीं मैं इतनी सेना इतने पैसे इसे दे दूंगा, क्या पता ये वहाँ जाएगा भी कि नहीं, कि घूम फिर के मुझ पे ही अटैक कर देगा पुणे पे, और पूना का राजा या अगला पेशवा खुद बन जाए मुझे हटा के। तो बालाजी बाजीराव उससे कहता है राघोबा से, रघुनाथ राव से, कि नहीं मैं तुम्हें कुल 40,000 सैनिक दे पाऊँगा, 40 तो मुझे पुणे में रखने पड़ेंगे। तो राघोबा कहता और किसी को भेज दो, मैं नहीं जा रहा मरने, इतनी दूर कौन जाएगा इतने कम सैनिकों के साथ, और पैसे भी नहीं दे रहा, और 1 लाख रुपए दूंगा। तो वो मना कर देता है रघुनाथ राव। तो अब कहते कौन जाएगा, तो उस समय युद्ध क्षेत्र में या सैन्य व्यवस्था में जो सेनापति है मराठों का, पेशवा का, वो है सदाशिव राय। सदाशिव राव को बना दिया जाता है सेनाध्यक्ष।
लेकिन बालाजी बाजीराव कहता है यदि सदाशिव राय पानीपत का तृतीय युद्ध जीत गया तो इससे क्या होगा, सम्मान मिलेगा, खूब सम्मान मिलेगा। इतनी पावर इस पे आ जाएगी कि हो सकता है मुझे फिर ये हटा के खुद बन जाए पेशवा। यहाँ इससे भी डर है कुर्सी का, छोटे भाई रघुनाथ राव से, ये तो है ही लोमड़ी। और इससे क्या डर हो गया कि यदि ये युद्ध जीत जाता है तो अगला पेशवा बनेगा, और यदि ये युद्ध पे नहीं गया तो अहमद शाह अब्दाली पुणे में आ जाएगा, तो भेजना तो पड़ेगा ही युद्ध में। तो बालाजी बाजीराव क्या करता है, उसके 3 पुत्र हैं, बड़ा पुत्र विश्वासराव, मध्य वाला मझला पुत्र माधवराव प्रथम और छोटा पुत्र नारायण राव। ठीक, तो बालाजी बाजीराव क्या करता है, ये जो विश्वासराव है जिद्दी पुत्र है, छोटे छोटे लड़के, तो ये 12-13 साल का है, ये अपना आइडल किसको मानता है, अपने चाचा, इसका चाचा ये हो गया सदाशिव राय, इसको आइडल मान, उधर मैं जाऊंगा चाचा के साथ, मैं जाऊंगा युद्ध में चाचा के साथ। तो बालाजी बाजीराव क्या करता है, युद्ध का जो नेतृत्व है वो किसको प्रदान करता है, हाँ बड़े पुत्र को, ताकि युद्ध यदि जीतते हैं तो नाम किसका हो, विश्वासराव का हो, जबकि युद्ध का नेतृत्व कौन करेगा। अब बालाजी बाजीराव या नाना साहब सदाशिव राय से कहता है भाई ये तुम्हारा भतीजा बहुत जिद्द कर रहा है, ये तुमको छोड़ता ही नहीं है, मेरा नहीं है तो तुम्हारा ही पुत्र है, और इसका ध्यान तुम्हें रखना है, नाम के लिए बना दिया मैंने इसे नेतृत्व करता, खास नेतृत्व करता तुम ही रहोगे। सदाशिव राय कहता ठीक है चलते। जाता है जब सदाशिव राय, तो सदाशिव राय क्या करता है, अपने दादाजी, अपने बड़े पापा, बड़ा पापा कौन हो गया इसका, ताऊ कौन हो गया सदाशिव का, बाजीराव प्रथम हुए कि नहीं, ताऊ जी बड़े पापा उसके, चीमाजी अप्पा के बड़े भाई। तो उनके जो साथ वाले दोस्त होते हैं, जैसे मल्हार राव होलकर जो मराठों के सरदार थे, इंदौर मल्हार राव होलकर है ना, दत्तोजी शिंदे ग्वालियर, दत्तोजी शिंदे उस समय उज्जैन थी उनकी राजधानी, दत्तोजी शिंदे, देवास के पवार है ना, इन सब से सहायता लेता है और ये सब सहायता करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, एक बड़ी सेना बन जाती है ना। बंगाल का उस समय जो शुजाउद्दौला है उससे सहायता लेते हैं, वो भी तैयार होता है। रणजीत सिंह के पास खबर भेजी जाती, महाराजा रणजीत सिंह सिख उस समय वो भी हैं राजा पंजाब में, तो सिख बोल देते हैं हम सहायता कर ही नहीं रहे, बीच में पड़ ही नहीं रहे तुम्हारे युद्ध। क्यों, क्योंकि तुम हमसे क्या मांगते हो, टैक्स चौथ, तो उससे अच्छा तो अब्दाली है, एक बार देंगे मान जाएगा, तुम तो हर महीने आ जाते हो किराए लेने। राजपूतों के पास जाते हैं कि भाई इस युद्ध में सहायता कर दो, राजपूत करेंगे क्या सहायता, करेंगे नहीं करेंगे। राजपूत कह रहे हैं तुम हमारे गांव लूट लेते हो, हमसे टैक्स मांग रहे हो, हमारे आंतरिक झगड़ों में बोल रहे हो, हम भी आपकी सहायता नहीं करेंगे। सूरजमल जाट के पास जाते हैं, जाट राजा, सूरजमल जाट कहता भाई प्रत्यक्ष रूप से सेना तो नहीं दे पाऊँगा, खाने पीने के लिए मैं व्यवस्था तुम्हारी कर दूँ, ठीक है। तो ये ऐसे युद्ध की रचना होती है, सब कुछ हो जाता है। टाइम आ जाता है कब, 1700। इनके साथ और कौन जाता है, मस्तानी का लड़का शमशेर, जो बयाना का सूबेदार था, बयाना शमशेर बहादुर। इसको तो बेचारे को मिलना ही नहीं है गद्दी, क्यों, क्योंकि ये मस्तानी का पुत्र है बाजीराव प्रथम का ही पुत्र, लेकिन दूसरी रानी का पुत्र है, एक मुस्लिम रानी का, इसके लिए इसको तो कभी बना ही नहीं सकते पेशवा। ये भी युद्ध में लड़ने जाता है, सदाशिव राय, विश्वासराव और शमशेर बहादुर, ये मैंने स्टार बनाया इसलिए। पेशवा का पद, पहला पेशवा, दूसरा पेशवा, तीसरा पेशवा। अब टाइम आता है पानीपत के तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, सामने रहती है अहमद शाह अब्दाली की सेना, सीजन रैनी सीजन है, बरसात का मौसम, ठंड है उस क्षेत्र में, उत्तर भारत में, पानीपत में है ना। नजीब उद्दौला जो है
नजीब-उद-दौला जो अहमद शाह अब्दाली का सरदार है भारत में, वो क्या करता है, बंगाल के शुजा-उद-दौला को खुद मिला लेता है। ठीक, खुद मिला लेता है। और उत्तर भारत में जब मराठों की सेना पहुंचती है तो मराठों की सेना क्या है, मराठा कुर्ता, धोती कुर्ता पहन रहे हैं पतले। महाराष्ट्र में बहुत गर्मी पड़ती है, जब वो वाले कपड़े पहन के वो उत्तर भारत में पहुंचते हैं तो क्या लगेगी उनको, ठंड। जबकि अहमद शाह अब्दाली काबुली क्षेत्र से है तो वो जो कपड़े पहनते हैं वॉर में रहते हैं, गर्म। तो बहुत विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा मराठों की सेना को। अब टेबल पे मीटिंग लगती है, विश्वास राव बैठता है, सदाशिव राव, शमशेर बहादुर बैठता है, महादजी शिंदे बैठते हैं, राणोजी दत्तोजी शिंदे बैठते हैं, उसके बाद मल्हार राव होलकर बैठते हैं। मल्हार राव होलकर उस समय उत्तर भारत के सबसे बड़े सरदार हैं मराठों के। मल्हार राव होलकर एक स्ट्रेटजी प्लान करते हैं कि बाजीराव प्रथम के साथ मैंने काम किया है, बड़े सरदार हैं, तो अपन ये स्ट्रेटजी से क्या करते हैं, युद्ध करते हैं, एक प्लान बनाते हैं। सदाशिव राव उनकी बात काटता है बार बार मल्हार राव होलकर की कि ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे। वो कहेंगे भाई मुझे एक्सपीरियंस है, उत्तर भारत में आपने अभी तक युद्ध नहीं किया। उत्तर भारत में जब भी युद्ध होते हैं या तो दत्तोजी शिंदे करते हैं, ग्वालियर के सिंधिया, या मल्हार राव होलकर करता है। तो वो कहता है आप बात मानी, नहीं मान रहे, तो वो कहता है अब मैं नहीं लड़ूंगा तुम्हारे साथ। मल्हार राव होलकर पानीपत के तृतीय युद्ध से लड़े बिना ही पूरी सेना लेके वापस आ जाता है इंदौर। वो कहता है ऐसे लड़ोगे तो तुम कभी अहमद शाह अब्दाली से जीत नहीं पाओगे, और उससे अच्छा है कि अभी तुम सब यहाँ आए हो तो पक्का है हार ही जाओगे अहमद शाह अब्दाली से, है ना। तो वो क्या करता है, उस मौके का फ़ायदा उठाते हैं मल्हार राव, और मध्य भारत में इंदौर जो उनकी क्षेत्र है, रेसिडेंसी है, उसमें अपना क्षेत्र और प्रभाव सुदृढ़ कर लेते हैं। एक स्वतंत्र शासक के रूप में इंदौर रियासत की स्थापना कर लेते हैं मल्हार राव होलकर, क्योंकि पेशवा कमज़ोर हो गया तो मल्हार राव होलकर एक स्वतंत्र शासक बन जाता है मध्य भारत में, है ना। लड़ाई नहीं तो वो सेना लेके आ गया। युद्ध होता है, पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से मराठा हार जाते हैं। कैसे हुआ युद्ध, युद्ध के कारण, युद्ध के परिणाम अलग पढ़ेंगे, वो एक अलग क्वेश्चन है बड़ा पीएससी का, मेंस का, वो पढ़ेंगे। इस युद्ध में किस किस की मृत्यु, क्या होता है, युद्ध होता है। युद्ध में जो विश्वास राव है ये हाथी पे बैठा होता है और हाथी से नीचे उतर जाता है, बेवकूफ़ी कर देता है। अब यदि राजा को सेना, जब तक राजा जिंदा है, सेना देख रही है हाथी पे बैठे, सेना भी लड़ती रहेगी। हाथी से उतर गया अहमद शाह अब्दाली, ये र्यूमर फैला देता है पूरे में, एक अफवाह फैला देता है कि विश्वास राव मारा गया। फैला दो अफवाह, फैला देते हैं। तो जब मराठा सैनिक कहते हैं अब किसके लिए लड़ना है, राजा ही मर गया, भगदड़ मच जाती है। तो अहमद शाह अब्दाली मारपीट, लूटपाट, मार काट चालू कर देते भगते हुए मराठा सैनिकों पे। विश्वास राव को हाथी पे ना देखकर सदाशिव राव और बड़ा बेवकूफ़ है, ये भी उतर जाता है हाथी से, ये देखने कि मेरा भतीजा कहाँ गया। अब दोनों हाथी खाली देखते हैं सैनिक, कहते हैं यार दोनों सेना नायक मर गए, तो सेना आत्मसमर्पण कर देती है, भागने लगती है। इन दोनों को घेर के अहमद शाह अब्दाली की सेना मार डालती है। तो कौन कौन की मृत्यु हो गई पानीपत के दिन, सदाशिव राव, विश्वास राव, और इसलिए मैंने लिखा 1761 कट खत्म। यहाँ पे ये खबर किसको मिली, बालाजी बाजीराव को, कि मेरा पुत्र भी मारा गया। तो एक खबर आती है, एक व्यापारी आता उत्तर भारत से संदेश लेके पूना, वो कहता है किससे, बालाजी बाजीराव से, एक कोटेशन में, कोड में देता है जानकारी कि पानीपत के तृतीय युद्ध में, है ना, बेशकीमती 2 मोती खो गए, 22 सोने की मोहरें खो गई, और तांबे और चांदी का तो हिसाब ही नहीं, इतना बर्बाद हो गया। 2 मोती मतलब सदाशिव राव और विश्वास राव, 2 मोती हैं ये। 22 स्वर्ण मुद्राएं मतलब 22 सरदार मराठों के, और तांबा और चांदी मतलब सैनिक तो बेचारे अनगिनत मर गए, इतनी बर्बादी हो गई। ये झटका किसको लग गया, बालाजी बाजीराव को। ये भी अस्वस्थ हो गए, और अस्वस्थ होकर इनकी भी 1761 में मृत्यु हो गई। ठीक,
अब इनके 3 पुत्रों में बड़ा पुत्र तो खत्म हो गया 1761 में। दूसरा जो मझला पुत्र है माधवराव प्रथम, माधवराव प्रथम, माधवराव प्रथम जो है 1761 से 1772 तक क्या रहते हैं, पेशवा। इनका मित्र कौन या साथ कौन देता, जो दत्तोजी शिंदे हैं, राणोजी शिंदे, दत्तोजी शिंदे ग्वालियर के सिंधिया, उनके जो छोटे भाई होते हैं महादजी सिंधिया। कौन होते हैं, महादजी सिंधिया। पहले वो सिंधे लिखते थे फिर सिंधिया हुए। तो महादजी सिंधिया सेनापति होते हैं माधवराव प्रथम के। ये बढ़िया एक अच्छा पेशवा था। इन्होंने पेशवाओं की खोई हुई शक्ति को पुनः प्रतिष्ठापित किया, हारे हुए क्षेत्रों को पुनः जीता। महादजी शिंदे ने 1761 से, इनके नेत्र जो सेनापति थे ना, सेनापति महादजी शिंदे, तो महादजी शिंदे ने क्या किया 1761 से 71 तक, उसने कहा दिल्ली को नहीं छोड़ूंगा मैं। ग्वालियर से लेके दिल्ली और उसके आगे तक के क्षेत्र पूरा जीत लिया और सबको ग्वालियर साम्राज्य में मिला लिया महादजी शिंदे ने। 1771 में ग्वालियर जो है महादजी शिंदे के नियंत्रण में आ गया था, ये भी क्वेश्चन है ना। और महादजी शिंदे ने क्या किया था, अंग्रेज़ों से कैंपबेल, एक अंग्रेज अधिकारी कैंपबेल, उससे दिल्ली को छुड़ा लिया था, है ना। और दिल्ली में अपनी सेना बैठा दी थी। और दिल्ली में बताओ चांदी लगी हुई थी, ले ली थी कि सैनिकों का वेतन देना है, फ्री में सेना नहीं आएगी। दिल्ली के मुग़ल शासक से बोल दिया था। तो दिल्ली का मुग़ल शासक फिर केवल लाल किले का बनकर रह गया था। पूरा किस पे नियंत्रण आ गया था, माधवराव प्रथम या महादजी शिंदे। ये कब तक रहे, 1772। 1772 में ये बीमार हो गए। बीमार होने के बाद कारण की मृत्यु हो गई, नहीं तो ये फिर से कटक से अटक पहुंच जाते। ठीक, जैसे ही इनकी मृत्यु हुई महादजी शिंदे को फिर उतना कुशल कौन नहीं मिला, पेशवा नहीं मिला, सेनापति तो वो थे। अब माधवराव जो हैं, इनके पश्चात इनका छोटा भाई है, कौन है, नारायण राव। नारायण राव एक ज़्यादा नहीं है, 9-10 साल का लड़का है बस, छोटा सा नारायण राव। इसको बना दिया जाता है। महादजी शिंदे ग्वालियर चले जाते हैं और ये पेशवा बनते हैं, छोटा सा लड़का। अब ये छोटा सा लड़का जो है नारायण राव, क्योंकि इसके पिता की तो हो गई मृत्यु, पिता कौन है, मृत्यु हो गई। दोनों बड़े भाइयों की भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब ये बेचारा पारिवारिक रूप से इसे कौन पालेगा, इसका चाचा कौन है, नारायण राव का, बताओ इसका चाचा कौन है नारायण राव का। देखो बालाजी बाजीराव नाना साहब का भाई कौन है, इसका भाई कौन है, छोटा भाई। ठीक है, ये तो ख़त्म हो गया, एक चाचा था, तो बचा कौन, और ये कैसा है, षड्यंत्रकारी है ना, क्योंकि इसकी तो नज़र ही है पेशवा की गद्दी पे। क्यों, जैसे ही बालाजी बाजीराव की मृत्यु हुई ये खुश हो गया, अरे अब तो मैं बनूंगा अगला पेशवा। लेकिन किसको बना दिया सरदारों ने, माधवराव प्रथम को। इसने कहा बताओ मैं यहाँ बूढ़ा हो रहा हूँ और छोटे से लड़के को बना दिया, है ना। तो ये वैसे ही वैसे, हाँ अच्छा किया, इसको बना दिया, मेरे भाई का लड़का है। फिर ये मर गया, फिर ये खुश हो गया, अब तो मैं बनूंगा। फिर भी किसको बना दिया, छोटा सा लड़का। वो कह रहा मैं यहाँ मरी जाऊंगा बूढ़ा हो के, मैं कब बनूंगा। तो इससे तो चढ़ता ही था, इससे चढ़ा, लेकिन ये शक्तिशाली था तो बोल नहीं पा रहा था, उम्र में भी बड़ा था। ये जैसे ही मरा तब तो ये बिल्कुल सामने ही खड़ा हो गया कि मैं बनाओ, मुझे बनाओ। लेकिन इसको महादजी सिंधिया और वगैरह ने, किसी ने, नाना फडणवीस और जो 12 सदस्यों की कमेटी थी उसने नहीं बनाया, जिन्हें 12 भाई कहते थे। क्या कहते थे, 12 भाई। उसने नहीं बनाया। उसने कहा कहाँ, इसको नहीं बनाएंगे, ये षड्यंत्रकारी है। क्योंकि पानीपत का युद्ध ही किसके कारण हुआ था, पूरा मराठा साम्राज्य किसके कारण बर्बाद हुआ, इसके कारण। ये क्या करेगा, इसको बिठाएंगे तो नारायण राव को बना दिया। नारायण राव लेकिन बेचारा छोटा सा है ना, वो तो किसके पास रह रहा है, राघोबा रघुनाथ राव।
तो रघुनाथ राव अपने घर में ही किलर्स बुलवाता है, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, डकैत, और कहता है हम हमारे कमरे में सो जाएंगे ताला लगा के, ये अपने कमरे में सोते रहेगा, तो माना और इसको मार डालना नारायण राव को। तो आते हैं वो हत्यारे, है ना, वो बच के, हत्यारों से बच के भागता हुआ जाता है और रघुनाथ राव के गेट खटखटाता है नारायण राव। काका, काका मतलब चाचा, काका मुझे बचा लो, काका मुझे बचा लो, काका मुझे बचा लो, मुझे मार डालेंगे, काका मुझे बचा लो। उसके पेट में चक्कू घोंप दिए डकैतों ने, वो चीख रहा है दर्द में, बचा लो बचा लो। गेट पे हाथ मार रहा है, ये गेट नहीं खोल रहा रघुनाथ राव, क्यों, मरवाई इसने, और उसकी मृत्यु हो जाती। ठीक, ये बात पता चलती किसको, महाजी सिंधिया, नाना फडणवीस और 12 भाई की वो कमेटी को, है ना, समिति को। वो कहते हैं यार राघवान ने पानीपत का युद्ध कराया तो वो तो ठीक ही है, ये तो लेकिन बहुत बड़ा अपराध हो गया कि इतना बड़ा पेशवा, इतनी सेना है, तुम्हारे किले में आ गया हो, वो तुम्हारे गेट खटखटा रहा है घायल अवस्था, गेट नहीं खोल रहे। दूसरे दिन राघवा क्या कर रहे हैं, अरे मेरी नींद लगी थी, मैंने आवाज़ ही नहीं सुनी उसकी। तो ये तो सरासर क्या हुआ, प्लान बना के मारना हुआ ना। सनी देखना नेट पे, मेट पे गूगल मूगल देखते हो तो भारत के सबसे हॉन्टेड प्लेस जो हैं, भूतिया स्थान, उनमें पुणे का शनिवार वाड़ा भी है। कहते हैं कि पुणे के शनिवार वाड़ा में आज भी रात में कोई नहीं रुकता वहाँ, क्यों, वहाँ से आवाज़ आती है आज भी रात में, पूर्णिमा अमावस्या में, काका मुझे बचाओ, काका मुझे बचाओ। किसकी, उसकी आत्मा की, आज भी, है ना, इसलिए हॉन्टेड प्लेस है आज भी वो। ऐसा गूगल में बताते हैं, गया तो नहीं हूँ मैं, सुना ही है मैंने। तो हॉन्टेड प्लेस में तो नारायण राव खत्म हुआ। तो नारायण राव रहा कितना, 72 में, 72 से 73, 72 से 73। कौन से नंबर का हो गया ये पेशवा, 5वां नंबर। इसे मार के जब तक ये 12 भाई समिति नहीं आई, है ना, इसका दामा संस्कार किया उनने, और थोड़ा बहुत रोया रघुनाथ राव, अरे मेरा भतीजा मर गया, मेरा भतीजा मर गया। और तुरंत कौन बैठ गया खुश होके, रघुनाथ राव, अरे अब तो अपन बन गए, है ना। 1773 में जैसे ही ये बैठा, कुछ दिन बाद पूरा दल मराठा सरदारों का एकत्रित हो गया। नाना फडणवीस उस समय कानून मंत्री, नाना फडणवीस ने जांच करवाई नारायण राव की मृत्यु की, जिसमें दोषी किसे पाया गया, चाचा को। ठीक, तो नाना फडणवीस और महाजी शिंदे ये बहुत पावरफुल मराठा सरदार थे। इन सब 12 भाइयों की समिति ने मिलके, सरदारों की समिति ने मिलके रघुनाथ राव को खूब जूते मारे और भगा दिया। तो ये कितने देर तक बैठा रहा, 72 से 73 तक वो रहा, और रघुनाथ राव कितने के लिए, 1773 से 1774 के लिए क्या बन गया था ये पेशवा, 1 साल के लिए। फिर इसे भगा दिया, भाग यहाँ से। ठीक, तो वो कहने लगा मैं भाग जाऊँगा तो अगला पेशवा किसको बनाओगे तुम। तो महाजी शिंदे और नाना फडणवीस निर्णय लेते हैं कि ये जो नारायण राव है, शादी हो गई थी इसकी 16 साल की एज में, मतलब 14 साल की एज में शादी हो गई थी, और जब इसकी मृत्यु हुई थी ना नारायण राव की, जब इसका पुत्र इसकी पत्नी के गर्भ में था, मतलब जब इसकी मृत्यु हुई, जब इसका पुत्र भी पैदा नहीं हुआ था, इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र पैदा हुआ 1 साल बाद, 9 साल, मतलब 73 में मृत्यु हुई, और 5-6 महीने बाद उसके पुत्र की जन्म हुआ, जिसका नाम क्या था, माधव राव द्वितीय, या एक नाम और इसका बोला जाता है माधव नारायण राव। अब ये कुल कितने दिन का है पता है, 40 दिन। कितने, 40 दिन का है ये कुल, इतना सा है बेचारा, 40 दिन का। अब महाजी ये खुश हो जाता है रघुनाथ राव कि अब क्या इसको बनाओगे 40 दिन के लड़के को, है ना। सरदार कोई खुद बैठ नहीं सकता, नहीं तो फिर से रघुनाथ राव कहेगा तुझे ही बनना था पेशवा, इसलिए तुमने ही मरवाया होगा नारायण राव को। तो महाजी शिंदे और नाना फडणवीस ने क्या किया, माधव राव को उस 40 दिन के बच्चे को ही पेशवा घोषित कर दिया, और खुद रुके पुणे में उसकी देखभाल में, उसकी देखभाल की। वो बड़ा हुआ,
जब बड़ा हुआ तो 1774 से फिर कब तक रहा वो? 1795 तक। भाई 1774 में तो 40 ही दिन का, 74 और 1795 कितने दिन हो गए? 21 साल। तो लगभग 21 साल वो क्या रहा? पेशवा। ठीक है। जब 1795 में नारायण राव की मृत्यु हो गई, अभी भी कौन जिंदा है? इतना जी रहा है ना, जब तक, जबकि यहाँ देखो कितनी पीढ़ी हो गई, 1 2, ये अभी हैं। अब रघुनाथ राव क्या कर रहा है? फिर से आ जाता है महाजी सिंधे और नाना फडणवीस के पास अपने लड़के को लेकर। इसका लड़का कौन है? बाजीराव द्वितीय। क्या माधव राव खत्म हो गया, मर गया, मुझे नहीं बना रहे तो किसको बना दो? मेरे पुत्र को बना दो बाजीराव द्वितीय। और इसको तो मैंने अपने पिता का नाम दिया है, बाजीराव प्रथम का बाजीराव द्वितीय, है ना। लेकिन यहाँ क्या है? जैसा पिता वैसा कायर का पुत्र कायर ही रहेगा, षड्यंत्रकारी का पुत्र षड्यंत्रकारी ही रहेगा, है ना। साहस नहीं है इनमें। तो रघुनाथ राव क्या कहता है कि मेरे पुत्र को मना दो। तो ये जो 12 भाई समिति थी, इस समय तक 1795 तक पेशवाओं से कोई को ज़्यादा मतलब ही नहीं है। मल्हार राव होलकर अलग हो गया, ग्वालियर का सिंधिया परिवार अलग हो गया, नीमबालकर अलग हो गए, पवार अलग हो गए, नागपुर में भोसले अलग हो गए। ठीक। अब कौन आ रहा है? 1795 में ब्रिटिशर्स आ चुके हैं इंडिया में। तो लड़ाई होती है, इसको मना कर देते हैं रघुनाथ राव को, नहीं, जैसे तू कायर था, तूने तेरे भतीजे को मारा था, तेरे लड़का भी ऐसा होगा, हम नहीं बनाएंगे उसे पेशवा। तो रघुनाथ राव अपने लड़का बाजीराव द्वितीय को किसके पास भेज देता है? अंग्रेज़ों के पास। किसके पास? अंग्रेज़ों के पास। जब अंग्रेज़ों के पास भेजता है ना, तो अंग्रेज कहते हैं हम तुम्हारी मदद क्यों करें, है ना, हम आपकी मदद क्यों करें, हमें क्या मिलेगा? अंग्रेज़ों को तो कुछ ना कुछ चाहिए। तो ये जो है बाजीराव द्वितीय, ये कहता है बस मुझे पुणे में शनिवार वाड़ा में बिठा दो, पेशवा बना दो, पूरा पुणे का नियंत्रण आपका। पुणे में मैं सैनिक छावनी बनवा दूंगा अंग्रेज़ों की। क्यों बनवा रहा है सैनिक छावनी? क्योंकि ये बाजीराव द्वितीय की जो लड़ाई है, मल्हार राव होलकर के जो वंश में आगे आए शासक सेनापति, एक आए यशवंत राव होलकर। उन यशवंत राव होलकर ने एक बार इसको पीट दिया था, तो उससे डर है ऐसे। तो ये अंग्रेज़ों से कहता है मैं आपको हर साल टैक्स भी दूंगा, पुणे में आपकी क्या बना लो, छावनी बना लो, और आपकी सैनिक का खाने पीने की व्यवस्था मेरी, मैं नाम मात्र का पेशवा रहूँगा, सब तुम ले लेना, लेकिन मुझे पेशवा बनाओ। अंग्रेज कहते हैं ठीक है मूर्ख, ऐसा कह रहा है तो वो ही कर लेते हैं अपन। अंग्रेज़ों ने ट्रीटी की, संधि की, और 1796 में बाजीराव द्वितीय पेशवा बन गया। 1796 से 1818 तक। ठीक। 1818 के टाइम क्या होता है? आंग्ल मराठा युद्ध चालू हो जाते हैं। 3 आंग्ल मराठा युद्ध होंगे। आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा हार जाते हैं, तो 1818 में अंग्रेज कहते हैं अब काय का पेशवा, निकलो यहाँ से, पुणे छोड़ो, घर जाओ। तो कहाँ जाओ? ब्रिटिशर्स कहते हैं महाराष्ट्र के, इनको उत्तर प्रदेश में एक स्थान है बिठौर, क्या है? बिठौर, बिठौर भेज दो। तो बाजीराव द्वितीय को एक गांव दे दिया जाता है बिठौर, वहीं उसका महल बन जाता है, और वो बिठौर उसकी जो इनकी पुरानी एक रियासत रहती है बाजीराव प्रथम के समय की, बिठौर भेज देते हैं बाजीराव द्वितीय को, बिठौर में रहता। अच्छा, ये भी इसकी कोई औलाद नहीं है, कोई नहीं है बच्चे इसके। तो ये एक ब्राह्मण बच्चे को गोद लेता है जिसका नाम क्या है? ढोंडू पंत। इनको अपन क्या कहते हैं? नाना साहब। ये कौन से नाना साहब हैं? ये हैं झांसी की रानी के भाई नाना साहब। झांसी की रानी सुनी है? बुंदेले अरबोलों की। झांसी की रानी को जिस पेशवा ने पाला वो यही है, बाजीराव द्वितीय के पास ही। यही बाजीराव द्वितीय उन्हें छबीली कहता था, झांसी की रानी को। बाजीराव द्वितीय के अकाउंटेंट थे मोरू पंत जी, उनकी पुत्री थी झांसी की रानी।
उनका नाम था मणिकर्णिका। मणिकर्णिका, तो इनके यहाँ वो खेली थी। और इसने एक दत्तक पुत्र लिया था, दत्तक पुत्र मतलब गोद लेना, एडॉप्ट किया था एक सन। तो एडॉप्ट किया, उसका नाम था ढोंदू पंत नाना साहब। अब इस समय तक डलहौजी आ गया। डलहौजी ने क्या किया, डलहौजी कह रहा यदि तुम्हारा खुद का पुत्र होता तो हम उसे पेशवा मानते और बिठौर में उसे रहने देते। तुमने ये पुत्र गोद लिया है ना, इसलिए हम उसे तुम्हारा अगला वंशज नहीं मानते, रियल पुत्र नहीं है, ठीक। और छीन लिया सब कुछ उनसे। तभी तो 1818 में नाना साहब ने कानपुर से विद्रोह किया था। कानपुर में ही है वो बिठौर, कानपुर के पास, तो कानपुर था इनके पास। तो नाना साहब ने और इनके गुरु तात्या टोपे ने, है ना, 1857 की क्रांति हुई, तो नाना साहब और इनके गुरु तात्या टोपे ने कानपुर से विद्रोह किया, झांसी से इनकी बहन, झांसी की रानी ने, ठीक। तो ये अंतिम पेशवा। जब 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों से नाना साहब हार गए, ये भाग के नेपाल चले गए थे। कहाँ चले गए? नेपाल। शेष जीवन नेपाल में व्यतीत किया। तो अंतिम ज्ञात पेशवा कौन रहा? ढोंडू पंत नाना साहब, ठीक है, आया समझ में। तो ये अपन ने क्या पूरी मराठा पेशवा वंश की वंशावली और किसके समय क्या घटनाक्रम हुआ, ये डिटेल है। इसमें से कई क्वेश्चन निकलेंगे और आते हैं, है ना। जब तक अपन ऐसे चाचा भतीजे जैसे नहीं समझते ना, तब तक तो वो रटना है, तो हिस्ट्री को रटना नहीं रहता, समझना रहता। इसलिए कि इसका पुत्र ये था, इसका पुत्र ये था, इनके समय ये हुई। तो ये इनकी पूरा वंशावली हो गई। अब कल अपन क्या करेंगे, एक एक छत्रपति के बारे में लिखेंगे, सॉरी एक एक पेशवा के बारे में लिखेंगे कि एक पेशवा ने क्या किया, दूसरे पेशवा ने क्या किया, कौन कौन सी संधि हुई इनके समय, और फिर होलकर्स, है ना, ग्वालियर के सिंधिया, इनके बारे में रेगुलर क्लासेस, ठीक।